सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, वितान भाग 2 पुस्तक का जो अंतिम पाठ है डायरी के पन्ने, और जिसकी लेखिका हैं मात्र 13 वर्षीय लेखिका N.M. फ्रैंक। यानी कि आपको मैंने कल समझाया था, कल मैंने आपको पाठ का इंट्रोडक्शन कराया था और ऑफलाइन क्लासेस में आपको कल भली भांति इसकी एक तरह से समरी समझाई थी। जो डायरी के पन्ने पाठ है यह भी एक ऐतिहासिक पाठ है। भले मैं ये बात आपको पहले भी समझा चुका हूँ, एक बार फिर बता रहा हूँ। डायरी के पन्ने पाठ N.M. फ्रैंक के द्वारा लिखित एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जो कि 1939 से लेकर के 1945 तक चला, 1939 से 1945 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों पर ढाए गए जुल्मों एवं उनका मानसिक जो शोषण किया गया, मानसिक यातनाएं दी गई, उसका एक जीवंत दस्तावेज है, प्रमाण है। उस अज्ञातवास में, जिसकी मैंने कल आपको बताया था कि N.M. फ्रैंक और उनके अलावा 7 अन्य सदस्यों को एडोल्फ हिटलर की जो नाजी सेना है उनके अत्याचारों को देखते हुए, डर के मारे, भय के मारे, आतंक के मारे अज्ञातवास में रहना पड़ा 2 वर्ष तक। उसकी एक कथा है, बड़ी त्रासदी वाली कथा है, इतिहास का टॉपिक है और हमें हिंदी साहित्य के आधार पर पढ़ना है। तो मैंने आपकी सुविधा के लिए उसका सार जो PDF बनाकर भेजा हुआ है वो भी आपको पढ़ना है। उसी सार को बिल्कुल आपकी किताब से ही मिलता जुलता है, माने कि हेडिंग बाय हेडिंग। कौन सी हेडिंग? किस डेट को N.M. फ्रैंक ने क्या लिखा था। आप अपनी किताब से मैच कर लें, टैली कर लें, मिलान कर लें, किताब सामने रखें, वही डेट यहाँ पे डिस्कस की गई हैं जो आपको मैंने PDF कल परसों भेजा था और क्लास में भी समझाया था, ऑफलाइन में भी। तो आइए जानते हैं एक बार फिर वो 8 मेंबर आखिर थे कौन जो उस अज्ञातवास में 2 वर्ष तक कैद रहे, भय आतंक का जीवन उन्होंने जिया। लिखा है, आपको बता दूं एक बार फिर आगे पढ़ाने से पहले, यानी जो आप यहाँ पर डेट पढ़ रहे हैं 8 जुलाई 1942, बुधवार 8 जुलाई 1942, उससे पहले जानते हैं कौन कौन से थे वो लोग। एक था बेटा फ्रैंक परिवार, उसमें कौन कौन थे? N.M. फ्रैंक थी, उनकी बड़ी बहन मार्गोट जो 16 साल की है और N.M. फ्रैंक 13 साल की है, उनके माता पिता हैं। और दूसरा है वान दान दंपत्ति, उनका 16 वर्ष का बेटा पीटर। ठीक है, वान दान दंपत्ति मानी पति पत्नी, और उनका एक बेटा है 16 साल का, इसका नाम पीटर है। उसके अलावा जो 8वां व्यक्ति है वो मिस्टर डसेल है। उसका नाम क्या है? मिस्टर डसेल है। मैं आपको पहले भी बता चुका था कि जो ये 8 सदस्य अज्ञातवास में कैद हैं, ये जो N.M. फ्रैंक के पिताजी ऑटो फ्रैंक हैं, आपको मैंने कल की वीडियो में समझाया था कि यह डायरी, कौन सी डायरी? N.M. फ्रैंक के द्वारा लिखी गई डायरी किसको मिलती है बाद में? ऑटो फ्रैंक को ही मिलती है, क्योंकि सारे यहूदियों को मार दिया गया था, अकेले एक ऑटो फ्रैंक ही बचे हुए थे। तो ये आपको दोबारा से बता रहा हूँ कि जो फ्रैंक, ऑटो फ्रैंक जी हैं, वो जिस कार्यालय में काम करते हैं उसके कुछ ईसाई कर्मचारी इनकी मदद खूब करते हैं। यही बात तो उन्हें कल आपको क्लासेस में भी समझाई थी। एक बार फिर बता रहा हूँ, N.M. फ्रैंक जो इस डायरी के पन्ने पाठ की लेखिका हैं, उसके पिताजी जिनका नाम ऑटो फ्रैंक हैं, बाद में यानी एंड की अगर मैं बात कर रहा हूँ, जो बातें मैंने आपको क्लास में समझाई वही मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, बाद में पकड़े जाते हैं। केवल ऑटो फ्रैंक ही बच पाते हैं और उन्हीं के हाथ ये डायरी मिलती है, उसको छपवाते हैं। ये मैं आपको कल भी बता चुका था, आज फिर बता रहा हूँ। अब पढ़ते हैं आगे उन तिथियों के बारे में जिन तिथियों में उस अज्ञातवास के दौरान N.M. फ्रैंक मात्र 13 साल की एक किशोरी के द्वारा क्या क्या दर्द बयां किया गया, उसको पढ़ते हैं आज ध्यान से। पहली तिथि है बेटा 8 जुलाई, यानी बुधवार 8 जुलाई 1942। आप अपनी किताब भी सामने रखें, लिखा है प्यारी किट्टी। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये बातें पहले बता चुका था। प्यारी किट्टी क्या है? ये काल्पनिक नाम है, निर्जीव गुड़िया को संबोधित किया है N.M. फ्रैंक ने। जिस तिथि को, यानी जिस दिन को, जितना उसने लिखा है
इस प्यारी किट्टी को संबोधित करके ही लिखा है। उसकी एक मानसिकता है, सकारात्मकता है, अकेलापन है, एकाकीपन है। उसे कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो उसे समझाए बुझाए, लेकिन उसे क्या लगा, कोई नहीं बचा हुआ ऐसा जो हमारी मदद कर सके। तो उसने लिखना जो शुरू किया वो प्यारी किट्टी को कल्पनात्मक रूप में, कल्पनाशीलता के रूप में लिखा। प्यारी किट्टी जब भी लिखती है प्यारी किट्टी से स्टार्टिंग करती है, एंड में लिखती है तुम्हारी एन.एम. फ्रैंक। तो आप देखना यहाँ भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, उसने किट्टी को ही संबोधित क्यों किया। तो इसलिए संबोधित किया कि उसे एकाकीपन, अकेलापन को दूर करने के लिए उसने एक साहित्यार्थ के रूप में कल्पनाशीलता के आधार पर प्यारी किट्टी नाम दिया। तो पढ़ते क्या है। पहली जो तिथि है जो एन.एम. फ्रैंक ने लिखी है, ध्यान दें बेटा किताब में आप लोग। मेरे जीवन में रविवार को जो परिवर्तन आया है उसमें तुम परिचित नहीं हो। मैं जिंदा हूँ तो लेकिन किन परिस्थितियों में हूँ यह मत पूछना। मैं प्रारंभ से बताता हूँ रविवार की दोपहर क्या हुआ था। यानी वो जो कल्पनाशीलता पे आधारित लेखन कार्य शुरू कर रही है, डायरी लिख रही है, उसने अपना दर्द बयां करना शुरू कर दिया है। 3 बजे के लगभग में अलसाई सी बालकनी की धूप में बैठी पड़ रही थी। अलसाई मानी आलस से भरी हुई धूप है। मेरी बहन मार्गोट, एन.एम. फ्रैंक की बड़ी बहन का नाम क्या है, मार्गोट है, जिसकी उम्र कितने 16 साल है, और एन.एम. फ्रैंक की उम्र क्या है, 13 साल है। मेरी बहन मार्गोट ने धीमी आवाज़ में बताया कि पापा को एएसएस से बुलाए जाने का नोटिस मिला है। उस मार्गोट ने बताया कि पापा को एएसएस से, तत्कालीन समय में एडोल्फ हिटलर के द्वारा जो सेना थी, गुप्तचर एजेंसी थी, उसका एक नाम हो सकता है। माँ पापा के बिजनेस पार्टनर व अच्छे मित्र वान दान को देखने गई है। बुलावे की बात सुनकर मैं अवाक रह गई, मैंने हैरान हो गई। क्यों हो गई, आगे पढ़ें। बुलावे का अर्थ है यातना शिविर का नारकीय जीवन। अंडरलाइन कर दें आप, काफ़ी अच्छे ढंग से मैंने क्लास में आपकी ऑफलाइन क्लास में समझाया है सभी सेक्शंस को। बच्चों अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो फिर समझ जाएं। यातना शिविर, यातना होता है कष्ट, तो जो यातना शिविर था, यातना गृह थे, उसमें नारकीय नरक जैसा जीवन जीते थे। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, एडोल्फ हिटलर की जो नाजी सेना थी जर्मनी में, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनके द्वारा यहूदियों पर बहुत ज़्यादा जुल्म ढाए जा रहे थे। यानी कि एडोल्फ हिटलर जो तानाशाह था जर्मनी का, उसके द्वारा जो निर्मित नाजी सेना के सैनिक थे वो यहूदियों पर आक्रमण करते थे, उनको तहस नहस करते थे, और बाद में यही होता है कहानी के एंड में। तो उसका बुलावा आना मानी यातना गृह में भेजना। तो आगे लिखा है, माँ वान दान से पूछने गई हैं कल ही दोनों परिवार छिपने की जगह चलें। दोनों परिवार कौन हैं, एक तो फ्रैंक परिवार है जिसमें एन.एम. फ्रैंक हैं, मार्गोट है, उसके माता पिता हैं। दूसरा कौन है, वान दान दंपत्ति है, जो मैं आपको अभी पहले बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। दंपत्ति में पति पत्नी, उनका बेटा है, और एक कौन है, 8वां व्यक्ति मिस्टर डसेल। तभी माँ व वान दान भीतर आए और अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं और मार्गोट बेडरूम में बैठे बात कर रहे थे। घर में किसी और को अंदर नहीं आने दिया क्योंकि माँ व वान दान अकेले में बात करना चाहते थे। मार्गोट, ये मार्गेट नहीं मार्गोट होना चाहिए, जो उनकी बड़ी बहन का नाम है। मार्गोट ने बताया बुलावा पापा के लिए नहीं अपितु खुद उसके लिए था। तब उसने बताया कि पापा के लिए बुलावा नहीं था, मेरे लिए बुलावा था, क्योंकि मेरी बड़ी बहन 16 वर्ष की थी। किसकी बड़ी बहन, एन.एम. फ्रैंक की बड़ी बहन। मेरे दिमाग में यह प्रश्न कुल बुला रहा था कि हम इस परिस्थिति में कहाँ छिपेंगे। पेज नंबर 309 पे पढ़ें बेटा। शहर या घर अथवा तह खाना कुछ पता नहीं था। अब हम दोनों बहनों ने बहुत आवश्यक सामान एक थैले में भरना शुरू कर दिया। ध्यान रहे, मैंने आपको क्लास में समझाया था, ऑफलाइन में भी समझाया था कि जिस बिल्डिंग में, यानी जिस कार्यालय में काम करते हैं ऑटो फ्रैंक, उस कार्यालय के पीछे जो सीढ़ियों से सटी हुई बिल्डिंग है उसमें ये छिप जाते हैं। अब माना कि अगर उनको एक कमरे से दूसरे कमरे में शिफ्ट होना है, क्या क्या करते हैं वो, बहुत ज़्यादा उनके पास सामान है। देखो, एक यक्ष प्रश्न है कि तत्कालीन समय में यहूदियों को किसी भी वाहन में जाने की भी अनुमति नहीं है।
अगर वे चाहते कि हम इस स्थान को छोड़कर कहीं और चले जाएं वाहन से, यह भी संभव नहीं था। पैदल ही उनको चलना पड़ता था, क्योंकि नाजी सेना ने उनको इतनी छूट, किनको, यहूदियों को इतनी छूट नहीं दी हुई थी वो किसी वाहन का प्रयोग करें, गाड़ी का प्रयोग करें, ऐसा उनके लिए मनाही थी। तो क्या कह रही हो, अब हम दोनों बहनों ने बहुत आवश्यक सामान एक थैले में भरना शुरू कर दिया। मैंने डायरी, कलर, रुमाल, स्कूली किताबें, एक कंघी और कुछ पुरानी चिट्ठियां थैले में रख ली। इसके बाद हमने मिस्टर क्लीमेन को फ़ोन करके शाम को उन्हें अपने घर बुलाया। मिस्टर वान मियप को लेने चले गए। मियप आई और रात को फिर आने का वायदा करके चले गई। वे भी अपने साथ रात को सामान से भरा एक थैला लेकर आई। हम इतने आतंकित थे कि किसी ने भी खाना नहीं खाया। उस भय के माहौल में, डर के माहौल में, आतंक के माहौल में इतने डरे हुए थे कि वहाँ से बुलावा आना मानी ASS से बुलावा आना मानी यातना ग्रह से बुलावा आना मानी नरक का जीवन, पीड़ाएं, अपमान, मानसिक प्रताड़ित किए जाना, ऐसा एन फ्रैंक बता रही है। तो उन्होंने रात को खाना भी नहीं खाया। जो जो घटना घटित हो रही है बेटा वो उस डायरी में लिखती जाती है। मियप और जान गेज रात को 11 बजे आए। मियप 1933 से पापा की कंपनी में काम कर रही थी, अतः ये पति पत्नी पापा के अच्छे मित्र थे। बहुत सा छोटा मोटा सामान अपनी जेबों में भरकर और बैग लेकर 11:30 बजे ये दंपत्ति चले गए। इस रात मुझे गहरी नींद आ गई। मैं प्रातः 5:30 बजे उठी। दिन में थोड़ी ठंड थी, अतः हमने अपने शरीर पर बहुत अधिक कपड़े पहन लिए, क्योंकि हम अधिक से अधिक कपड़े ले जाना चाहते थे। ऐसी स्थिति में कोई यहूदी सूटकेस लेकर तो जा नहीं सकता था। मैंने शरीर पर इतने कपड़े पहन रखे थे, मेरा दम घुटने लगा था। आप अपनी किताब में भी पढ़ें, कुछ बातें ऐसे भी बताई गई हैं एन फ्रैंक के द्वारा, आपको पढ़ करके हैरानी होगी। जीवन की वास्तविकताएं उसने बताई हैं। आप भी किताब पढ़ें जैसे आपको हम समझा रहे हैं। मियप ने अपने थैले में स्कूली किताबें ठूंस ली, मैंने रख ली। वह अपनी साइकिल लेकर मियप की निगरानी में अज्ञात जगह के लिए चली गई। 7:30 बजे अपनी बिल्ली मूर्तेजे को छोड़कर हम भी अज्ञात स्थान को चल दिए। अब उसने लिखा इतना, क्या क्या घटना घटित हुई, कौन घर में आया, कौन गया, क्या माहौल था, कितना डर का माहौल था, क्यों डर रहे थे, क्यों खाना नहीं खाया था, ये सब एन फ्रैंक ने बताया है। किस तिथि को? 8 जुलाई 1942 को लिख दिया यहाँ पे तुम्हारी एन। अब वो अगले दिन क्या लिखती है? अगले दिन मानी गुरुवार 9 जुलाई 1942। अब उस तिथि को क्या घटना घटी, उसने क्या लिखा, ये पढ़ते हैं। प्यारी किट्टी, आपको मैंने समझाया था क्लास में, जिस दिन जितना मटेरियल वो लिखती है, घटना का ब्यौरा लिखती है, वहाँ पर वो एंड करती है तुम्हारी एन लिख कर के। और फिर अगले दिन जिस तिथि को, जिस दिन को, डेट एंड डे के साथ जितना विवरण लिखती है उन घटनाओं का, जो उसके साथ घटनाएं घटित हो रही हैं, उन दो परिवारों के बीच जो अज्ञातवास में कैद हैं, किसकी वजह से? एडोल्फ हिटलर की नाजी सेना के अत्याचारों को देखते हुए। वो अत्याचार किस पर हो रही हैं? यहूदियों पर हो रहे हैं। कब हो रहे हैं? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। पढ़ते हैं गुरुवार 9 जुलाई 1942। आप भी किताब सामने रखें। प्यारी किट्टी फिर उसी किट्टी को समुद्र करते हुए लिख रही है। मैं, मम्मी, पापा बड़े बड़े थैले और शॉपिंग बैग लेकर तेज वर्षा में भीगते हुए घर से निकले थे। हम कोई वाहन नहीं ले सकते थे, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यहूदियों को किसी भी वाहन का प्रयोग करना वर्जित था। सुबह सुबह अपने काम पर जाने वाले लोग हमें लाचार दृष्टि से देख रहे थे। जब हम गली में पहुंच गए तब पापा मम्मी से सुना कि हमें 16 जुलाई को अज्ञातवास के लिए जाना था। बुलावे के कारण कुछ दिन पहले चलना पड़ा। 16 जुलाई को अज्ञातवास में जाना था, लेकिन कुछ दिन ही पहले आना पड़ा, मजबूरी थी, बुलावा आ गया था एसएस का। पापा के ऑफिस की इमारत में ही छिपने की जगह बनाई गई थी। पापा के ऑफिस में थोड़े से आदमी कार्य करते थे, उनको कुछ भी बताया नहीं गया था। इस इमारत में भूतल माने ग्राउंड फ्लोर पर गोदाम था। यहीं इलायची, लौंग, काली मिर्च आदि पीसे जाते हैं। गोदाम से सटा हुआ एक बाहर का दरवाज़ा है जो ऑफिस का प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार माने एंट्री।
सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचने पर एक और द्वार है जिस पर शीशे की खिड़की है, जिसमें से आर पार नहीं देख सकते। इस पर काले अक्षरों में कार्यालय लिखा है। इसी बड़े से कमरे में दिन के समय बेप, मेप और मिस्टर क्लीमेन काम करते हैं। ये कर्मचारी हैं। एक छोटे से गलियारे में दम घोंटू अंधियारे से युक्त एक छोटा सा कमरा बैंक ऑफिस है। यहीं मिस्टर कुगलर और वान दान बैठते थे। मिस्टर कुगलर के ऑफिस से निकलकर तंग गलियारे में 4 सीढ़ियां चढ़कर प्राइवेट ऑफिस है। यहाँ फर्नीचर, फर्श, कालीन, रेडियो, लैंप सब कुछ उत्तम है। उत्तम नहीं, अच्छी कोटि का, अच्छी कैटेगरी का, अच्छी क्वालिटी का। बड़े से रसोई घर में हीटर और गैस के 2 चूल्हे हैं। पास ही शौचालय है। यह पहली मंजिल का नक्शा है। हम पहले आपको बता चुके हैं जिस ऑफिस में एन.एम. फ्रैंक के पिताजी ऑटो फ्रैंक काम करते हैं, उसी दफ्तर की बैक साइड में जो भवन है, जो इमारत है, वहाँ पर उनको अज्ञातवास में रहना पड़ा। जो वो घटना बता रही हमें। आगे लिखा है, नीचे की सीढ़ियों वाले गलियारे से दूसरी मंजिल को रास्ता है जो गली की तरफ खुलता है। सीढ़ियों के ऊपर बनी जगह से हमारी गुप्त एनेक्सी की ओर एक द्वार है। गुप्त द्वार से मतलब छिपे हुए, गुप्त मार्ग माने छिपे हुए मार्ग से ऊपर पहुंचकर फ्रैंक परिवार का कमरा आता है। एक छोटा सा कमरा हम दोनों बहनों का है। ऊपर गुसलखाना, वॉश बेसिन, शौचालय की व्यवस्था है। ऊपर के कमरे में गैस का चूल्हा और सिंक है। जो वान दान पति पत्नी का कमरा है, इस कमरे को कॉमन रूम मान लें तो पीटर वान दान के लिए एक छोटा सा कमरा बड़े रूम के रूप में मिला है। और तुम्हारी एन, गुरुवार 9 जुलाई को क्या क्या अनुभव हुआ उस बिल्डिंग के बारे में बताया गया है। जिस बिल्डिंग में वो अज्ञातवास में कैद हैं, सिर्फ उनको जो आपस में सामंजस्य बैठाना है, कब उनके उस कमरे में या वानदान दंपति के कमरे में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इन सब घटनाओं के बारे में एन.एम. फ्रैंक तिथिवार लिखते हैं। तिथिवार माने डेट एंड डे के अकॉर्डिंग। मैं बार बार कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप अपनी किताब में भी टैली कर लें। जो आपको मैं ये डिटेल में समरी है, तो ये समरी है, पर आपको विस्तार में भेजा गया है PDF बना करके, उसे आप अपनी किताब से मैच कर लें। और ऐसा ही आप अपनी किताब को अवश्य पढ़ें, उस दास्तान को पढ़ें जो कष्ट है, जो पीड़ा है, जो मानसिक प्रताड़ना है, जो आतंक का माहौल है, जो भय का माहौल है। बात कब की है? द्वितीय विश्व युद्ध की है। तो आप अवश्य पढ़ें। इससे आगे बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में फिर पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई भी समस्या हो आप हमें प्रश्न अवश्य पूछें। धन्यवाद।